नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक राजनीतिक चर्चा के लिए अपने राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी के साथ यहां पर मौजूद हूं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मतदान हो चुके हैं और जैसा पिछली बार हुआ था, बड़ा लंबा इंतजार चल रहा है मतगणना का। क्या करें इस बीच में? सुना है मैंने कि कांग्रेस के बहुत सारे मंत्री, सांसद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कई लोग तीर्थ यात्रा पे जगह जगह चले गए। असल में मुझको यह लगता है जिनकी भी धार्मिक आस्था है और जो चुनाव लड़ते हैं, उन सारे लोगों को चुनाव के तुरंत बाद तीर्थ यात्रा पे चले ही जाना चाहिए। कई तरह के काम करने पड़ते हैं चुनाव में, चुनाव प्रचार में, इसलिए एक बार अपने ईश्वर के पास जाके जो भी उनको करना है, हिसाब करके जो भी प्रायश्चित करना है, जो मनौती मानना है, जो अपना आत्मा साफ करके वहाँ से लौट के आ जाना चाहिए, ताकि आगे फिर राजनीतिक काम कर सकें। अभी काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद फिर कई तरह के गलत काम करने पड़ेंगे। तो गए हैं लोग तीर्थ यात्रा के लिए, अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा छाती पे बोझ नहीं रखना चाहिए, बीच बीच में उसका हिसाब चुकता करते रहना चाहिए। ऐसे में अब हम बैठे बैठे क्या करें? यहाँ पर लोगों की दिलचस्पी राजनीति से परे बहुत कम है। मैं हालांकि अलग अलग बहुत से विषयों पर मैं वीडिटोरियल बनाना चाहता हूँ, वीडियो एडिटोरियल। देख नहीं रहे हैं लोग, कोई सब लोग केवल चुनाव की बातचीत है। कई जगह तो मैंने ऐसा सुना है कि पति पत्नी सो रहे हैं, रात को नींद खुलती है, एक दूसरे से पूछने लगते हैं क्या लगता है कौन जीतेगा। गाली पड़ती है फिर कि जो भी जीते सोने दो मुझको। इस तरह का कुछ हो रहा है, कई जगह चल रहा है। ये लोग तनाव में है, क्या होगा। हालांकि उससे आम लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है। उनको पटवारी के यहाँ पैसा दे के ही काम करवाना पड़ेगा, उनका सरकारी कामकाज उसी तरह से रहेगा, उनकी ज़िंदगी अदालतों में वैसे ही हराम होते रहेगी। लेकिन लोगों को इंतज़ार बहुत है, क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। एक घर में मैंने सुना है कि एक बीवी ने अपने आदमी को खूब लताड़ लगाई, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। रात दिन टेलीफोन पे बातचीत करते रहते थे। उसने पूछा तुम्हारे बेटे का स्कूल के छमाही परीक्षा में 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, उसके बारे में पूछे हो क्या? तुमको नेता लोगों के पास फेल होने का ज़्यादा लगा हुआ है। तो कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे। ऐसे माहौल में हमारे सामने मजबूरी है कि राजनीतिक विषयों पे चर्चा करें। तो हमने आपको जैसा कहा, ये जितना लंबा सफ़र चलेगा, ये कोई हमको अंदाज़ नहीं है। हम किसी तैयारी से यहाँ नहीं बैठे हैं कि इस मिनी सीरीज़ को हम कितना लंबा चलाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा, कहीं बस खराब हो जाती है, रात को कहीं फंस जाते हैं, ट्रेन लेट हो जाती है, लोग अंताक्षरी खेलने लगते हैं। ट्रेन आती है आगे बढ़ जाते हैं, या स्टेशन आता है उतर जाते हैं, अंताक्षरी बंद हो जाती है। किसी भी दिन हमारी ये अंताक्षरी बंद हो जाएगी। कहानी कहाँ तक पहुँचेगी मुझको नहीं मालूम है। हो सकता है रमन सिंह के किसी कार्यकाल तक ही मतगणना आ जाए। आज मैं पढ़ रहा था कि 30 तारीख को जब तेलंगाना का आखिरी वोट डल जाएगा, 30 तारीख की शाम से शायद एग्जिट पोल के रिजल्ट आने लगेंगे। तो एग्जिट पोल के रिजल्ट हैं उस दिन की शाम से, उसकी चर्चा होने लगेगी। तो वक्त बचा कितना है? करीब 5-7 दिन बचा है। जो रफ्तार हमारी चल रही है, मुझको नहीं लगता है कि हमारा यादों का ये काफिला बहुत लंबा सफ़र कर सकेगा। हम लोग तो हर पान ठेले पे रुकते चल रहे हैं, हर पीपल पेड़ के नीचे जो बजरंग बली है वहाँ हाथ जोड़ते चल रहे हैं। बहुत धीरे धीरे मामला आगे बढ़ रहा है, नहीं शशांक? बिल्कुल हैं, बिल्कुल। यानी कुछ मुझको अंदाज नहीं था। मुझको लग रहा था एक एपिसोड में जोगी निपट जाएंगे, चौथे पांचवें तक हम भूपेश बघेल पे आ जाएंगे। हो नहीं रहा है वैसा। यानी मैं तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ, यादें मुझको पकड़ पकड़ के रोक ले रही हैं। शशांक तो फिर भी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, मैं फंस जाता हूँ, उलझ जाता हूँ। खैर, तो आपने पिछले 3 एपिसोड में सुना कि योगी सरकार के बारे में हमारी क्या यादें हैं, क्या तथ्य है, क्या आंकड़े हैं। एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ कि ये सब याददाश्त के सहारे हम कह रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी तैयारी नहीं है। कोई छोटा मोटा तथ्य अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो भूल चूक लेना देना। कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लिखिएगा। हमारी किसी चूक को लिखेंगे तो हम उसको मिटाएंगे नहीं वहाँ से, ये निश्चिंत रहिए। होगा सुधार के लायक कोई बड़ा मुद्दा रहेगा तो उसकी चर्चा भी अगले एपिसोड में कर देंगे। ये तो ज़िंदगी है ही ऐसी, गलतियों से सीख के ही आगे बढ़ते हैं।
हम तो इंसान है जो कि क्या गलती खामियों का पुतला रहता है उस टाइप के हैं। शशांक, हमने पिछले 3 एपिसोड में चर्चा की छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, वो किस तरह से सत्ता में आए, कैसे उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया, उनको मध्य प्रदेश से क्या क्या टोकरे विरासत में मिले थे, जिसको टोकरे अपने आप को संपत्ति मानते थे, जोगी जी बोझ मानते थे। तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भाजपा से 1 दर्जन विधायकों को लेके चले गए। किस तरह से जोगी जी ने एक भाजपा विधायक रामदयाल उइके की सीट खाली करवा कर, यानी रामदयाल उइके ने की थी, जोगी जी ने कोई बंदूक टिकाई हो ऐसा मेरे को उस दिन सवेरे उनके घर पे नहीं दिखा था। खुशी खुशी उसने सीट खाली की थी। तो ऐसा कई तरह की कहानी, कल शायद हम लोगों ने रामावतार जग्गी के मर्डर वगैरह के बारे में बात की थी। आपको याद होगा अमित जोगी और उनके बहुत से और लोग इसको लेकर जेल में भी थे, महीनों तक मुकदमा चला था, इनको सजा भी हुई थी निचली अदालत से, बाकी लोगों को सजा भी हुई। कई लोगों को सजा उसमें हुई थी। जेल में अमित जोगी लंबे समय तक रहे बाकी लोगों के साथ में, और कई तरह का था, यानी अप्रिय चर्चाएं बहुत सारी थी। अब हम उससे थोड़ा सा आगे भी बढ़ें, क्योंकि इतिहास को इतना लंबा हम दर्ज नहीं कर सकते कि 1 साल तक हम जोगी कार्यकाल पे चर्चा करें। हालांकि मुमकिन है, वो उतना रोमांचक, उतना नाटकीय कोई कार्यकाल किसी सरकार का नहीं रहा होगा जैसा जोगी सरकार का था। अब मुझको ये याद पड़ता है कि यहाँ पे जब चुनाव करीब आने लगा, 2003 का विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वो पहला चुनाव रहता था, यानी पहला चुनाव 2003 का विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद पहला विधानसभा चुनाव होना था। दोनों ही पार्टी शुरू में तो मध्य प्रदेश से अपनी विरासत लेके आ गई थी, जितना बंटवारे में मिला था उतने ले आई थी। 46 और 36 ऐसा कुछ थे। 1 दर्जन जोगी जी ले गए, 3 दर्जन में से 1 दर्जन जोगी जी ले गए, 2 दर्जन फिर भी भाजपा के विधायक बचे थे, जो आज के भाजपा विधायक दल से दुगने साइज के थे। 2003 में ऐसे ही था। मध्य प्रदेश ने दिया काफी था भाजपा को, ये लोग संभाल नहीं पाए, 15 साल में 1 दर्जन पे आ गए। अभी चुनाव में क्या होगा, कुछ अंदाज आप बताओगे कि नहीं बताओगे? अब उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, आखिर एग्जिट पोल भी तो कुछ करने दें, हम ही लोग अभी चर्चा कर लेंगे तो एग्जिट पोल वाले क्या करेंगे? उनकी भी रोजी रोटी है, बड़े बड़े चैनलों की। तो शशांक के 2003 में जब चुनाव होने वाले थे, उसके पहले भाजपा ने अपना घर संभालना चालू किया। सब निपट गया था, नेता प्रतिपक्ष निपट गया था, आग लगना, निलंबन वापिसी, विधायक छोड़ के चले गए, कुछ को निलंबित कर दिया, सब जहां एक किनारे लग गई थी भाजपा को एक अध्यक्ष शायद यहाँ बनाना था। उस वक्त तक कोई नहीं था क्या अध्यक्ष यहाँ पर पार्टी का? थे कुछ समय के लिए लखीराम जी थे। अच्छा, लखीराम, पहले ताराचंद साहू थे, फिर उन्होंने हटाया, इस तरह का कुछ चल रहा था, कुछ चल रहा था, लेकिन पार्टी को एक फुल टाइम प्रेसिडेंट यहाँ पे चाहिए था। तो उसमें 2 केंद्रीय मंत्रियों के नाम की चर्चा थी। अच्छा, एक रमन सिंह जी और दूसरे थे रमेश बैस। रमेश बैस हाईकमान की पहली पसंद थे। अडवाणी जी के खेमे के माने जाते, अडवाणी जी के खेमे के थे। सुषमा स्वराज का बड़ा स्नेह उनके ऊपर रहता था, और लेकिन वो केंद्र में बड़े पावरफुल मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार था उनके पास। तो कुछ इस तरह की चर्चा थी कि उनको लाया जा सकता है, इस तरह का राज्य में भेजा जाएगा। तो ऐसा चर्चा में आई कि वो शायद राज्य की राजनीति में इच्छुक नहीं थे। मुझको जो याद पड़ रहा है कि रमेश बैस जो हैं डॉक्टर रमन सिंह के मुकाबले चुनावी राजनीति में बड़े वरिष्ठ थे। शायद उम्र में भी थोड़े से वरिष्ठ होंगे, लेकिन और क्यों मुझको याद पड़ता है कि रमन सिंह कवर्धा में वार्ड मेंबर से लड़के आगे बढ़े थे, यहाँ रमेश बैस जो है ये ब्राह्मणपारा के वार्ड मेंबर से आगे बढ़े थे। फिर दोनों विधानसभा के चुनाव लड़े, लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन विधानसभा के चुनाव लड़े। फिर लोकसभा का चुनाव रमेश बैस ने लड़ा। बिल्कुल, शायद रमेश बैस की हार कम हुई थी, नहीं हुई थी, ऐसा कुछ था, वो ज़्यादा बार जीते थे। रमन सिंह जो हैं
वो कभी जीत जाते थे, कभी हार जाते थे, ऐसा चलता था। जी, ये लगातार सांसद रहे, एक बार लगातार सांसद रहे, शायद 5 बार 7 बार के सांसद रहे ये, उस समय तक और बड़े बड़े लोगों को हराया था। श्यामाचरण, विद्याचरण या ऐसे कई लोगों को उन्होंने हराया था रमेश बैस ने रायपुर से। बिल्कुल। तो इनका स्वाभाविक प्रोफाइल बड़ा मजबूत था, बड़ा मजबूत था। हाँ, तो वो इच्छुक नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये बात कभी मानी नहीं, उन्होंने, पार्टी ने दबाव भी नहीं डाला। लेकिन मुझको ध्यान है कि पार्टी के भीतर चर्चा जब हुई तो इन दोनों के सामने प्रस्ताव रखा गया, रमेश बैस और डॉक्टर रमन सिंह के सामने, आप में से कौन जाएगा। तो पता नहीं आपको ठीक से यानी उसको याद है कि नहीं है, मुझको जो हल्का सा याद पड़ रहा है, रमेश बैस ने अपनी अनिच्छा जता दी थी कि वो नहीं आना चाहते हैं, वो केंद्र में ही ठीक हैं। शायद ये वजह होगी कि कई बार के सांसद रह चुके थे वहाँ पे। दूसरा, मुझको 2-3 चीज़ें और याद पड़ती हैं कि रमेश बैस के अजीत जोगी से निजी संबंध बहुत अच्छे थे। जोगी जब इंदौर में कलेक्टर थे उस वक्त भी रमेश बैस भोपाल जाते थे तो जोगी से मिलने इंदौर चले जाते थे, और बहुत पुराने संबंध थे। मैं उसमें गलत भी नहीं मानता, मैं अच्छी बात मानता हूँ। अलग अलग पार्टियों के लोगों के बीच रिश्ते रहने चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ में आज कुछ एक ऐसे नेताओं को देखता हूँ जो इस बात पे फख्र हासिल करते हैं कि हम 15 साल से उस नेता से नहीं मिले, हम 15 साल से उस पद में बैठे हुए किसी से नहीं मिले। मुझको हैरानी होती है, ये लोकतंत्र है भाई, ये कोई बच्चों का अनबोला नहीं है कि खट्टी हो गई अब मैं नहीं मिलूंगा या नहीं मिलूंगी। बिल्कुल। तो रमेश बैस के और जोगी के संबंध अच्छे थे, ये एक बात। दूसरी बात, आपको ध्यान होगा 2002-2003 चुनाव के बीच का जो दौर था, उस दौर में जोगी के नाम का बड़ा डंका मंका था। बिल्कुल। अगर मैं एक शब्द इस्तेमाल करूं, मैं बहुत नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। जोगी के नाम की एक किस्म से दहशत थी कि जोगी कुछ भी कर सकते हैं, जोगी किसी को भी हरा सकते हैं, जोगी किसी को भी पार्टी में ला सकते हैं, जोगी किसी के भी खिलाफ किसी को खड़ा कर सकते हैं। मैंने उन 3 सालों में जोगी की जिस ताकत की जनधारणा देखी थी, वो जनधारणा अभी भी किसी के लिए नहीं आई। इतनी ताकत की उनकी जनधारणा थी जोगी की। मैं दहशत उनके नाम से इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मवाली वाली दहशत थी, दहशत ये थी कि राजनीतिक ताकत उनके हाथ में इतनी थी कि वो छत्तीसगढ़ के किसी भी विधायक सांसद को जिता सकें कि न जिता सकें, हरा सकते थे। हाईकमान ने भी उन्हें एक तरह से फ्री हैंड दे के रखा था। हाईकमान ने भी एक किस्म से फ्री हैंड दे दिया था, नया राज्य है तुम अपने हिसाब से चलाओ, ऐसा फ्री हैंड था जोगी के पास। रमेश बैस से जोगी जी के संबंध के बारे में ये बता दूं, ये 1980 में पहला चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे। तब जोगी कलेक्टर थे, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया होगा इनको। तो उस समय से इनके रिश्ते हैं इनके, बड़े अच्छे संबंध हैं। मैं शायद मेरे सामने भी कभी इन दोनों की बातचीत हुई है, और हम लोग रमेश बैस जी से मजाक भी करते थे भोपाल से, जब ये जोगी से मिलने इंदौर जाते थे, कुछ ऐसा यारी दोस्ती की मजाक वगैरह चलती थी। खैर, तो मुझको जो ध्यान पड़ रहा है कि रमेश बैस ने अनिच्छा जाहिर की यहाँ आने की, चाहे दोस्ती की वजह से, चाहे दहशत की वजह से, चाहे केंद्र की राजनीति में रहने की इच्छा की वजह से, या इन तीनों बातों से मिला जुला, जो भी रहा हो। रमन सिंह से पूछा गया तो रमन सिंह ने कहा कि पार्टी का जैसा आदेश होगा मैं वैसा करूंगा। उन्होंने केंद्र में राज्य मंत्री पद जो है, मेरे ख्याल से उद्योग वाणिज्य राज्य मंत्री थे ये, और यानी केंद्र में राज्य मंत्री से ही शुरुआत होती है आमतौर पर लोगों की। इनका भविष्य अच्छा था, लंबा था, लेकिन जब पार्टी ने कहा तो इन्होंने कहा कि जैसा पार्टी का आदेश होगा मैं वैसा करूंगा। इन्होंने जरा भी कोई इच्छा अनिच्छा विरोध कुछ नहीं जताया, और पार्टी ने कहा ठीक है आप जाइए छत्तीसगढ़ चुनाव की तैयारी कीजिए। इनको प्रदेश अध्यक्ष बना के यहाँ भेज दिया। ऐसा ही हुआ था। फिर क्या हुआ शशांक? इन सब के बीच में ये आए और अपनी कमान संभाली। इन सब के बीच में भाजपा में, कांग्रेस में एक और डेवलपमेंट हुआ। क्या? अरविंद नेताम भी पार्टी छोड़ के आ गए उसी समय 2003 के पहले, और वो एनसीपी में शामिल हो गए विद्याचरण जी के साथ। तो ये एक
फिर ये दोनों मिलके दोनों गाड़ी आगे बढ़ाने लग गए। अच्छा, एक सवर्ण ब्राह्मण, एक आदिवासी, ये 2 नेता हो गए, 2 नेता हो गए। और एक ध्यान आ रहा है, एक बड़ी सभा भी हुई थी। हाँ। अब तक की बहुत बड़ी सभाओं में जो अटल बिहारी वाजपेयी की मानी जाती है, उसी स्तर की थी, जिसमें शरद पवार आए थे, छगन भुजबल और भी महाराष्ट्र के नेता थे। सप्रेसाला के मैदान में काफी बड़ी सभा थी, याद है मुझको। तो एक तरह से अपनी ताकत भी दिखाई थी उसी बहाने विद्याचरण ने। तो ये एक चला। अटल बिहारी वाजपेयी की एक सभा जो है वो तो राज्य बनने के वक्त हो गई थी, सप्रे स्कूल में बड़ी सभा थी। वो शपथ ग्रहण के पहले हुई थी, बहुत पहले की बात, जिसमें विद्याचरण ने काले झंडे दिखाने की घोषणा की थी जी। याद है आपको? वो नहीं है याद? वो राज्य गठन को लेकर, इस तरह राज्य गठन के समय। मैं छोटी सी घटना बताता हूँ आपको, बहुत लंबी नहीं है, मैं उसमें शामिल हूँ इसलिए बतला रहा हूँ। हुआ यह था कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन की घोषणा हो गई। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी रायपुर आने वाले थे, सप्रे स्कूल के मैदान में। उस समय सप्रे स्कूल का मैदान बहुत बड़ा था, आज की तरह नहीं था कि चारों तरफ काट काट के दुकान बाजार अप्पू घर बना दें, ऐसा नहीं था। बड़ा था मैदान, शायद 70-75 हज़ार लोगों की क्षमता का मैदान था वो। वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की सभा होने वाली थी। विद्याचरण शुक्ल ने घोषणा की थी कि वो काले झंडे दिखाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी को। मैं जिस अखबार में काम करता था उस अखबार की सोच वामपंथी थी। वो अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत चाहने वालों में से नहीं थे, लेकिन मैंने वहाँ संपादक की हैसियत से फ्रंट पेज पर एक एडिटोरियल लिखा था, जिसमें मैंने लिखा था, हे अटल जी इन्हें माफ़ करना, ऐसा उसकी हेडिंग थी। और उसमें मैंने लिखा था कि ये विद्याचरण शुक्ल, जो कि दोनों शुक्ल बंधु हमेशा छोटे राज्य, छोटे जिले, छोटे किसी भी चीज़ का विरोध करते रहे। शायद इसलिए भी करते होंगे, दोनों का कद बहुत बड़ा था, इसलिए छोटी चीज़ उनको पसंद नहीं आती थी। तो ये विरोध करते थे दोनों भाई, दोनों शुक्ल बंधु इसका। और इसके बाद ये अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने कि राज्य बनाया था, उनके यहाँ आने पे ये काले झंडे दिखाएंगे विद्याचरण, इनको क्या नैतिक अधिकार है काले झंडे दिखाने का? तो मैं जिस अखबार में था उसके संबंध विद्याचरण से ठीक ही ठाक थे, बहुत खराब नहीं थे, और भाजपा से अच्छे संबंध नहीं थे, वामपंथी सोच का अखबार था। वहाँ पे जब मैंने फ्रंट पेज पे ये लिखा एडिटोरियल की, हे अटल जी इन्हें माफ़ करना, तो लाइन मैंने ली थी, ईसाई लोग इस बात को समझेंगे कि हे यीशु इन्हें माफ़ करना, हे जीसस इन्हें माफ़ करना, ये ईसाई धर्म से ली हुई लाइन है ये। उस अंदाज में मैंने अटल जी के लिए लिखा था, हे अटल जी इन्हें माफ़ करना। इस बात को लेके हमारे कुछ वामपंथी दोस्त जो थे, जो साथ में भी काम करते थे अखबार में, बहुत नाराज़ हुए कि ये अटल बिहारी के साथ में जी शब्द लगाया है हेडिंग में। ऐसा आमतौर पे जी शब्द लगाया नहीं जाता है कहीं हेडिंग में, लेकिन मैंने लगाया था। वो मैं उसका जीसस क्राइस्ट से, ईसा मसीह से ले रहा था कि हे यीशु मसीह इन्हें माफ़ करना, तो उसमें मैंने अटल जी लगाया था, हे अटल जी इन्हें माफ़ करना। हुआ ये कि छत्तीसगढ़ में किसी को ये भरोसा नहीं हुआ कि वो अखबार जो है अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ में और विद्याचरण के खिलाफ इस तरह का एडिटोरियल लिख सकता है। विद्याचरण खिलाफ लिखने में कुछ नहीं था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में या तारीफ में लिखना बड़ा अटपटा था। वो मेरे नाम से छपा था वो, तो उसकी कुछ तोहमत सीधे सीधे मेरे पर आ गई थी, लेकिन इज्जत तो अखबार की थी जो दांव पे लगी थी उस एडिटोरियल से। मुझको आज़ादी बहुत थी वहाँ काम करने की, और मैं आपको एक बात बतला दूं कि मैंने वहाँ काम करते हुए जितनी आज़ादी एंजॉय की है, उतनी आज़ादी आज इस अखबार में मुझको नहीं है, जिसको मैं प्रकाशित भी करता हूँ। ये मुझको आपको बतलाना चाहिए, इतनी आज़ादी थी मुझको, जो आज यहाँ की मैनेजमेंट की तकलीफ़ों की वजह से मैं उतनी उठा नहीं पाता। तो खैर, उस एडिटोरियल को लेकर भाजपा के लोग, छगन मुंदड़ा, राजीव अग्रवाल जो यहाँ के नेता थे रायपुर के, और रायपुर के नेता होने के कारण वो अटल जी की सभा के आयोजक भी थे, उन्होंने कहा कि अखबार की कॉपियाँ और छपवा दीजिए, हमको इसको बांटना है। तो हमने कहा कि अखबार की कॉपी इतने जल्दी नहीं छप सकती। दूसरी एक सोच ये भी थी कि अखबार की अतिरिक्त कॉपी जब भी आप छापते हैं तो आप किसी अभियान में हिस्सेदार हो जाते हैं। हमको जो लिखना था हमने लिखा था, लेकिन हम किसी अभियान के हिस्सेदार बनना नहीं चाहते थे कि विद्याचरण के खिलाफ, उनके फतवे के खिलाफ हम भाजपा के औजार बन जाएं, ऐसा नहीं चाहते थे।
तो उन्होंने छगन भुजबल जी ने कहा कि आपकी परमिशन से हम इसको छपवा लेते हैं। तो हमने कहा वो आपकी आज़ादी है, तो अखबार में छप चुका है, आप नीचे जिक्र कर दीजिए इस अखबार का है, आपको जो करना है कीजिए। बड़ी संख्या में, दसियों हजार की संख्या में उसको छपवा के पैम्पलेट की तरह भाजपा ने बांटा तो एकदम ही यहाँ पे माहौल बदल गया। छत्तीसगढ़ में, खासकर रायपुर में विद्याचरण शुक्ल हक्का बक्का रह गए। विद्याचरण शुक्ल के समर्थक, जिनमें कुछ मेरे करीबी दोस्त थे, वो हक्का बक्का रह गए कि मेरा अटल जी से ऐसा क्या प्रेम पैदा हो गया है। खैर, उसके बाद अटल जी जब यहाँ आने वाले थे तो मैंने उनके मीडिया एडवाइज़र थे अशोक टंडन, जो कि मेरे दोस्त थे, और हम दोनों वार करस्पॉन्डेंट्स कोर्स में 2 महीने साथ में थे। फैक्स का ज़माना था। मैंने उस एडिटोरियल को अशोक टंडन को फैक्स कर दिया कि अटल जी को दिखा देना, रायपुर में मैंने उनके बारे में लिखा है। जब वहाँ वो पहुँचे रायपुर, तो उसके बाद अशोक टंडन से रात में मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैंने साहब को फ्लाइट में उसको पढ़वा दिया, और वो उसको पढ़ के उन्होंने एक एक शब्द पढ़ा और बड़े खुश हुए वो। और 1-2 पॉजिटिव बातें मुझको अशोक टंडन ने बताई होंगी अटल जी की क्या प्रतिक्रिया थी। तो ये एक घटना थी उस समय की। विद्याचरण शुक्ल जो हैं विरोध करना चाहते थे अटल बिहारी वाजपेयी का, और मेरे उस लिखने की वजह से वो विरोध जो है वो काफ़ी कुछ हल्का हो गया था। लोगों को समझ आ गया था कि इनका विरोध का कोई नैतिक अधिकार है नहीं। उसके बाद क्या हुआ था शशांक, मालूम है? बड़ी दिलचस्प बात मैं बतला रहा हूँ जरा सी। और इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का आखिरी सत्र हुआ, आखिरी संयुक्त सत्र। मेरा ख्याल है उसी सत्र की बात है। मैं भी रायपुर से गया हुआ था, मैं विधानसभा में पत्रकार दीर्घा में मौजूद था। वहाँ पे प्रतिपक्ष के नेता विक्रम वर्मा थे। वही थे, बिल्कुल विक्रम वर्मा थे। तो ये एडिटोरियल जो था मेरा, इसको हाथ में लेके विक्रम वर्मा ने, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तो इनको देख के सुनाना चालू किया दिग्विजय सिंह को, ये एडिटोरियल को पढ़ते हुए। दिग्विजय सिंह को कहा कि दिग्विजय सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी का विरोध करने के लिए छत्तीसगढ़ में मायाराम सुरजन जी के अखबार ने, और ये भाजपा का अखबार नहीं है, भाजपा समर्थक अखबार नहीं है, ये वामपंथी विचारधारा का अखबार है। इस अखबार के संपादक सुनील कुमार ने पहले पन्ने पर ये संपादकीय लिखा है। उसके बाद है अटल जी इन्हें माफ़ करना, ऐसा विक्रम वर्मा ने उस संपादकीय का कुछ या काफ़ी हिस्सा पढ़कर सुनाया। अब उसमें तर्क मेरे इतने मजबूत थे कि कांग्रेस के लोग वहाँ कुछ बोल भी नहीं पाए। दूसरा, दिग्विजय सिंह के विद्याचरण से ऐसे संबंध भी नहीं थे कि वो उनको विद्याचरण को बचाने के लिए वहाँ पे कुछ करते। इस तरह की कुछ यादें मेरी हैं उस दौर को लेकर, राज्य बनने के दौर को लेकर। हम थोड़ा सा पीछे चले गए, 2000 में चले गए। अब वापस लौट के आते हैं शशांक। तो आपका कहना यह है कि नेताम जो है वो एनसीपी चले गए, और इन लोगों ने एक बड़ी सभा यहाँ पे की। उस सभा की बात से ही मुझको अटल जी की सभा याद पड़ी थी। अब इधर कांग्रेस हाईकमान ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख को यहाँ प्रदेश प्रभारी बनाया। अच्छा। विलास राव देशमुख बड़े महाराष्ट्र जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हुए और मराठा नेता थे। और महाराष्ट्र की राजनीति में वो शरद पवार के विरोधी थे। एक कारण ये था। लेकिन यहाँ आए तो बहुत ज़्यादा उनको माहौल सूट नहीं किया। मतलब माहौल का मतलब कांग्रेस के भीतर का माहौल, जोगी जी कांग्रेस उस समय जोगी ही थे, जोगी थे और कुछ नहीं था जी। और वो इससे लेके सहज नहीं थे। ये सार्वजनिक तौर पे ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते थे, लेकिन वो उसको लेके बहुत ज़्यादा वो नहीं थे। लेकिन असंतुष्ट नेता उनसे लगातार मिलते रहते थे। अच्छा। हाँ, और उनकी बात वो हाईकमान तक पहुँचाते रहते थे। विलास राव देशमुख, उनकी ट्यूनिंग श्यामाचरण जी, मोतीलाल वोरा, इनसे बहुत अच्छी थी। अच्छा जी। तो इन सब के बीच में अब चुनावी साल में आ गए, कांग्रेस और भाजपा ने बड़े आक्रामक तरीके से अभियान चलाया, शुरू किया। इन्होंने परिवर्तन यात्रा निकली, और एनसीबी पिक्चर में थी। एनसीबी पिक्चर में थी, मतलब सबके अपने अपने अभियान चला रहे थे, चल रहा था। और अब इसमें दिलीप सिंह भी बड़े पहले से ज़्यादा आक्रामक मुद्रा में थे, और एक अभियान का एक यात्रा का नेतृत्व तो खुद कर रहे थे दिलीप सिंह, खास सरगुजा से निकलने वाली यात्रा का। तो बहुत माहौल धीरे से
तो भाजपा ने प्रदेश में अलग अलग जगहों से यात्रा अलग-अलग निकाली जगहों थी। जी बिल्कुल। वैसे ही इस बार भी किया है, तीन जगह से शायद निकाली है यात्रा, ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल। इसमें किसी यात्रा को शुरू करते समय कोई आए बड़े नेता, किसी यात्रा के खत्म होने पे कोई बड़े नेता आए, ऐसा ही चला। कोई बड़े नेता बीच में भी शामिल हुए भाजपा के इस बार। बिल्कुल। तो ऐसी यात्रा इन्होंने पहले भी निकाली थी। अच्छा। तो जगह जगह हर विधानसभा, कुल मिला के मकसद ये था कि सभी 90 विधानसभा को कवर करना था। मुझको लगता है 1992 के पहले जो रथ यात्रा इन्होंने निकाली थी और जिसमें कामयाबी हुई थी, लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी, जो रथ यात्रा की जो कामयाबी हुई थी अयोध्या में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराकर, और उसके बाद में फिर भाजपा की बुनियाद बढ़ते चली गई, शायद तब से इन्होंने ऐसी यात्राएं निकालने का महत्व समझा जी। और इन सब के बीच में दल बदल करके आए, पार्टी छोड़ के आए, भाजपा छोड़ के आए जो विधायक जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, इनको लेकर भी एक तरह की प्रतिक्रिया थी कांग्रेस के भीतर हाँ, कि उनके यहाँ भी टिकट के जो दावेदार थे वो ज़्यादा सक्रिय थे, इनको टिकट ना दिया जाए, हम दावेदार हैं, ये अभी आए, अभी भाजपा से आए हैं, हमारे खिलाफ लड़े थे, इस तरह की प्रतिक्रिया थी। तो अच्छा, जोगी जी बहुत तेज आक्रामक, मतलब इतने पावरफुल थे कि सार्वजनिक तौर पे उनके खिलाफ कोई कांग्रेस के भीतर अभियान नहीं चल पाता था। विपक्ष में भी आवाज़ बहुत उतना ज़्यादा बाद में हुआ जब विद्याचरण जी छोड़े और ये सब हुआ घटनाक्रम। इन सब के बीच में तोड़फोड़ का सिलसिला भी बहुत चला। ये कैसे तोड़फोड़ का? ये कि जिला अध्यक्षों को हटाना, मतलब जो कोई एनसीपी चला गया तो उनको वापस लाना, इस तरह का हर तरह का प्रयोग। दोनों तीनों पार्टी के बीच खींचतान चल रही थी। ये 2003 की बात है, चुनाव के पहले की। पहले इन सब के बीच में चुनाव नज़दीक आ गए, चुनाव की तैयारी शुरू हो गई और सारे अभियान चलने लगे। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू हुई। अब प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू हुई तो जोगी जी ने एक स्पष्ट कर दिया था कि, मतलब एक तय कर लिया था कि मैं पुराने लोगों को हराऊं, जो उनके खिलाफ जो विरोधी थे, उनके टिकट काटने की मंशा थी। उनमें थे महेंद्र कर्मा, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, भूपेश बघेल, ऐसे करीब करीब दर्जन भर नाम थे। 11 विधायक। रविंद्र चौबे का नहीं, उस समय कुमार पटेल नहीं था, उस समय नहीं था। नहीं, ऐसे करीब 11 विधायक चिन्हित किए थे उन्होंने, जोगी जी ने। तो पहले कटी ये इशारा हो गया कि विधान मिश्रा की, उन्हें टिकट नहीं मिली। तो जैसे ही उनके टिकट मिली तो हंगामा शुरू हुआ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो निकालना शुरू कर दिए, जोगी जी के कार्यकाल के, और वो भी पार्टी में रहते तो हंगामा मच गया, ऊपर से दबाव भी बढ़ा। तो मजबूरन इनके टिकट काटने का विचार थोड़ा सा बदलना पड़ा विधान मिश्रा का, इसको जोगी जी को। हाँ, मतलब जो 11 लोगों का वो करना चाहते थे, उसका काटना चाहते थे उसका, तो उतने बड़े पैमाने पे नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन जो विधायक जो आए थे उनके साथ 2 लोगों की टिकट नहीं दिला पाए उनको। उनमें से एक डॉक्टर सोहन लाल थे, सामरी से, और परेश बागबारा के लिए समस्या ये थी कि वो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से आते थे। श्यामाचरण जी का दबाव था कि मेरे वो सांसद थे, तो वहाँ से उनके पुराने विश्वास थे भेगराम साहू, पूर्व विधायक, उसको टिकट दिलवाई। तो वो हुआ, लेकिन वो सारे बाकी 10 लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। और बाकी अंतिम तक महेंद्र कर्मा, श्यामाचरण जी का जहाँ बस चलता था जी, वो किसी न किसी साहू उम्मीदवार को टिकट दिलाते थे जी। या अभनपुर हो या महासमुंद पार्लियामेंट्री सीट की और जगह हो या कोई भी लिस्ट और हो जी। ऐसे ही था ना? बिल्कुल। यानी मैं आपको एक बात दिलचस्प बतलाता हूँ, आप निकाल के देखिएगा कि ताम्रध्वज साहू, जो कि आज साहू समाज के सबसे बड़े नेता हैं, या और भी जो नेता रहे होंगे, वो लोग जितने साहू उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिला पाए हैं, उतने को श्यामाचरण शुक्ल टिकट दिलाते थे, ताकि उनका राजिम सुरक्षित रहे, ताकि वो अगर महासमुंद संसदीय सीट से लड़ रहे हैं तो वो सुरक्षित रहे। बड़ा उनका लगाव था साहू समाज से जी। हाँ, ये सब बड़ी घटना वो हुआ। इन सब के बीच में अच्छा, इसमें ये हुआ, एक चर्चा और भी थी। भूपेश बघेल को वो चाहते थे बेमेतरा से लड़े।
अच्छा। हाँ, और वो थे पाटन से? पाटन से। तो वो इस तरह का कुछ उनका प्लान था। हाँ। प्रतिमा चंद्राकर को पाटन, इस तरह का अपना कुछ एजेंडा सेट करके रखे थे जोगी जी, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली क्योंकि विधान के हल्ले से बाकी माहौल बिगड़ रहा था। तो अंततः ये सब अपनी अपनी सीटों पर टिकट पाने में कामयाब रहे हैं। यानी विधान मिश्रा जो भड़भड़िया जैसा जो बोलते हैं ज्यादा, बिल्कुल, वो कांग्रेस के बाकी लोगों को बचने में काम आया। हाँ। तो अब इसमें जोगी जी को घेरने में एक बड़ी कामयाबी भाजपा ने एक रणनीति बनाई। नंद कुमार साय को उनके खिलाफ मरवाही से चुनाव मैदान में उतार दिया। जब चुनाव आया तो कैंडिडेट बना दिया मरवाही से नंद कुमार साय को। नंद कुमार साय का वो इलाका भी रहा हुआ है, पहले से काम किया हुआ है उन्होंने वहाँ कुछ? उस तरह का काम नहीं किया लेकिन आदिवासी समाज के थे। आदिवासी समाज के थे, कंवर आदिवासी समाज है, तो कंवर का जाति का वहाँ काफी दबदबा था आदिवासियों में भी। तो वो नेता प्रतिपक्ष थे, सबसे बड़ी चीज। उनका पैर टूटा था, वो प्रदेश भर में घूम चुके थे, तो उनको लेके अलग माहौल था। उनकी साख भी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। कोई उनके ऊपर भ्रष्टाचार वगैरह के आरोप नहीं लगे थे नंद कुमार साय पर। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जोगी जी का खुद की जाति का मामला एक संकट में था। ये जो हैं ये खालिश आदिवासी थे, निर्विवाद आदिवासी थे। बिल्कुल। नंद कुमार साय जी। मैं नंद कुमार साय के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताता हूँ, आधे मिनट की बात है जी। ये संघ परिवार के थे शुरू से ही जी। और संघ परिवार की जो भी सात्विक सवर्ण सोच रहती है उसके मुताबिक ये शराब के खिलाफ थे जी। है ना? बिल्कुल। जबकि आदिवासी समाज में शराब पीना जो है उनकी संस्कृति का एक हिस्सा है जी। और संविधान में भी जो बातें रखी गई है पांचवी अनुसूची में, छठी अनुसूची में, उसमें आदिवासी इलाकों को वहाँ की ग्राम सभाओं को छूट दी गई है। वो तय करेंगे कि वो शराब वहाँ बिके न बिके, वो हाथ से बनाएं अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, आज भी छूट है उनको। ऐसे आदिवासी लोगों के बीच में जब नंद कुमार साय घूमते थे, पुरानी बात बतला रहा हूँ मैं, तो उन्होंने लोगों को कहा कि ये शराब से बहुत नुकसान होता है हम लोगों का, हमारी काम करने की क्षमता खत्म होती है, पड़े रहते हैं दारू पी के लोग, हमारे शराब छोड़ना चाहिए, शराब छोड़ना चाहिए। आदिवासी लोग जो थे उनका शराब का आदत थी, रोज की उनकी संस्कृति थी, वो बुरा नहीं मानते थे, आज भी बुरा नहीं मानते हैं, आज भी कवासी लखमा वगैरह खुल के मंजूर करते हैं कि हम पीते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो नंद कुमार साय से उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे छोड़ देंगे, हमारी आदत है हमेशा की, हमारी संस्कृति का हिस्सा, रोज की आदत है, हमारे पुरखे पीते थे, हम कैसे छोड़ेंगे। आदिवासियों के बीच से किसी ने नंद कुमार साय को ये चुनौती दे दी कि आप नमक खाने की आदत है, आपकी नमक छोड़ दोगे क्या? तो नंद कुमार साय ने कहा कि ठीक है, मैं आज से नमक छोड़ देता हूं, अब तुम लोग दारू छोड़ो। तो नंद कुमार साय ने उस समय से अब शायद 25-30 साल हो गया होगा, ज़्यादा हो गया, नमक छोड़ दिया है। ये छत्तीसगढ़ के शायद एक दो ही ऐसे नेता हैं, नंद कुमार साय ने नमक उसी समय से छोड़ दिया। उनके इलाके के आदिवासियों ने दारू छोड़ी कि नहीं मुझको नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने तैश में आके के आदिवासियों की चुनौती मंजूर करके जो छोड़ा तो छोड़ ही दिया। बिल्कुल। आपको और किसी नेता की याद पड़ती है जिसने नमक छोड़ा हो? जी बिल्कुल नहीं। मुझको एक नेता और याद है जिन्होंने नमक छोड़ा हुआ था, कांग्रेस के सांसद केयूर भूषण। अच्छा। केयूर भूषण जो हैं बहुत ही गांधीवादी थे। निर्मला देशपांडे जो देश की बड़ी गांधीवादी कार्यकर्ता थी, उनके साथ काम करते थे वो जी। रायपुर के कांग्रेस सांसद थे यहाँ से, और उन्होंने भी नमक छोड़ दिया था, नमक शक्कर दोनों छोड़ दिया था उन्होंने। अच्छा। हाँ, और आपको एक दिलचस्प बात बताऊं क्या केयूर भूषण की? जी। जिस पिछले अखबार में मैं काम करता था, वहाँ एक शाम का नया अखबार निकला, तो उसकी प्लानिंग मैंने की थी शाम के अखबार की, और शुरू में उसकी एडिटिंग मैं देखता था सुबह के अखबार के साथ साथ। तो उसमें एक दिन एक रिपोर्ट छपी और संवाददाता का नाम छपा, जैसे बड़ी और अच्छी रिपोर्ट रहती है। तो संवाददाता का नाम था केयूर भूषण, अखबार में रिपोर्ट छपी। तो मुझको हमारे प्रधान संपादक ने बुला के कहा कि ये क्या है, किसके नाम से है ये रिपोर्ट, कौन है ये? तो मैंने कहा केयूर भूषण जी है। तो केयूर भूषण जी से तुम रिपोर्टिंग करवा रहे हो? बहुत ही बुजुर्ग थे केयूर भूषण जी।
तो मैंने कहा मैंने उनसे बात की है, मैं उनको सब्जेक्ट दे रहा हूँ, वो साइकिल पे घूम के रिपोर्टिंग करते हैं। तो कुछ अरसा उन्होंने रिपोर्टिंग की, कई रिपोर्ट उनके नाम से छपी, संवाददाता केयूर भूषण ऐसा नाम से रिपोर्ट छपी उनके, और एक बड़ी खलबली उससे मची थी। नया अखबार था, उस अखबार को चर्चा भी मिली उससे कि इनके यहाँ केयूर भूषण को रिपोर्टर रखे हुए हैं ऐसा, जबकि मेरा उनसे बड़ा सम्मान का रिश्ता था। वो मेरी बात को प्रेम से सुनते थे, मैं उनका सम्मान करता था। इस तरह से उनसे रिपोर्टिंग मैंने उस वक्त करवाई हुई थी, ये आपको याद नहीं होगा, ये खासी पुरानी बात है ये। तो चलिए हम आते हैं लौट के। नंद कुमार साय को उन्होंने मरवाही से बीजेपी ने कैंडिडेट बना दिया जोगी जी के खिलाफ। जी, इन सब के बीच में अब ये जाति का मुद्दा हावी रहा, जगह जगह सभाओं में ये भाजपा नेता हो, और कोर्ट कचहरी में भी चल रहा था, आयोग में भी चल रहा था, उठा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में जोगी जी सतनामी समाज के बीच में अपनी पैठ बनाने में कामयाब रहे। हाँ, ये बात है। हाँ, उनका एक बड़ा फैसला था जैत खान को लेकर, जो कुतुब मीनार से अधिक बड़ा बनाऊंगा। हाँ, और गिरौदपुरी में। हाँ, गिरौदपुरी में, और वो बनवाया उन्होंने। और उनका एक बड़ा वो था कि 18 दिसंबर से घासीदास बाबा की जन्मदिन रहता है, गुरु घासीदास की। 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गुरु पर्व मनाएंगे। मतलब इस तरह का कार्यक्रम होगा। तो पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम रहता है। आप खुद भी रोज करीब करीब आधा दर्जन कार्यक्रम अटेंड करते थे। तो इन सब के चलते वो काफी समाज उनकी मान्यता जो है वो, यानी जोगी जी की अपनी मान्यता गुरु घासीदास जी के प्रति थी, बिल्कुल, और सतनामी समाज जो है उसकी मान्यता जोगी जी के लिए भी थी। यानी गुरु घासीदास तो उनके पूजनीय हैं ही, लेकिन अपने नेता के रूप में वो जोगी जी की तरफ देखते थे। बिल्कुल। एक बड़ी अजीब सी बात है शशांक, वो मुझको आप बतलाओ, ये पहेली हल करो आप। जोगी जी हमेशा अदालत में अपने आप को आदिवासी साबित करने के लिए लड़ते रहे। जीवन चले गया, मामला नहीं गया, कोई न कोई अदालत में कहीं न कहीं चलते रहता था आदिवासी साबित करने का। ऐसे ही था। बिल्कुल। आदिवासी जो हैं जोगी के साथ उस तरह से जुड़े हुए नहीं थे जैसे सतनामी जुड़े हुए थे। जोगी अदालत में यही साबित करने में लगे रहे पूरी जिंदगी कि वो सतनामी नहीं है, आदिवासी हैं। यही रहा। बिल्कुल। और उनके ऊपर विश्वास किसका था? सतनामियों का था। बिल्कुल। मैं इस पहेली को कभी नहीं समझ पाया कि जोगी अपने आप को जिस समाज का नहीं हूं बोलते रहे, वो समाज उनके साथ जुड़े रहा। आज भी अमित जोगी लड़ रहे हैं पाटन से, तो लोग यही पूछते हैं कि वहाँ सतनामी समाज के कितने लोग हैं। जोगी जी का सपोर्ट करते थे सतनामी, और ये बात तय थी कि जोगी जी कांग्रेस के, भाजपा के किसी भी नेता को छत्तीसगढ़ में सतनामी वोटों के बदौलत हराने की ताकत रखते थे। जी, इसमें एक चीज़ और भी है। हाँ, मुझे कुछ जानकारी थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। आर.सी. मजूमदार एक सेक्रेटरी हुआ करते थे। अब ये शायद जोगी जी के बैचमेट थे। तो कोई ऐसी चर्चा थी जब आदिवासी सर्टिफिकेट बनाने वाली बात आई थी कि ये प्रमाण पत्र वगैरह का चुनाव वो सक्रिय, तो शायद मजूमदार ने उन्हें रोका था। अच्छा, कि ऐसा नहीं बनवाना चाहिए थे, ऐसी चर्चा थी। हाँ, तो यानी शुभचिंतक तो वही रहते हैं जो आपको किसी चूक से या गलत काम से रोकें। जी। तो खैर, ये इन सब के बावजूद एक स्थापित नेता हो गए। हाँ, और बड़े नेता सतनामी समाज बड़े नेता थे, मतलब बड़े नेता थे। इससे सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस के वोट बैंक जो बसपा में जा रहा था वो वापस लौट के आया। और दूसरा, बसपा का आधार सिर्फ जांजगीर चांपा जिले तक ही सिमट जहाँ से कि कांशीराम ने अपने चुनावी जिंदगी शुरू की थी, उसी इलाके से। बिल्कुल। साइकिल पे घूम घूम के प्रचार करते थे वो। एक बार हुआ ये कि काशीराम जी बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे। तो जोगी जी देखने के लिए गए। तो जो भी चूँकि वो कोमा में रहे होंगे या जैसा भी हो, मुलाकात नहीं हो, ये बातचीत जो भी हुई। और दूसरे दिन बड़े अखबारों में खबर छपी, जोगी जी से मिले, ये इस तरह की काशीराम से मुलाकात की जोगी जी ने। और देखते ही उनको आंसू भरे दबदबाते हुए ये कहा कि जोगी जी, मेरा मिशन अधूरा रह गया। तो उन्होंने दिलासा दिया कि मैं आके
जारी रखूंगा। हाँ। मान्यवर कहते थे जोगी काशीराम जी को, मान्यवर मैं आपका मिशन आगे राजू रखूंगा, इस तरह की कुछ बातें छपी थी। तो अब चूंकि ये उसी अखबार के राष्ट्रीय अखबारों में छपी थी, तो उसको यहाँ के अखबारों ने भी उठाया। हाँ। कुछ दिन बाद, कुछ या 15 दिन के बाद मायावती की सभा हुई। उन्होंने इतनी नाराजगी जाहिर की इस मामले को, खबर को लेकर ऐसा छपवाया गया और सीधे सीधे अजीत जोगी पर अटैक किया, ऐसा कि वो कोमा में थे, कि गलत जानकारी। तो फिर बाद में पूछा भी गया कि जोगी जी आपने इस तरह की कुछ वो मुलाकात नहीं हुई थी? उन्होंने कुछ बोला, तुम्ही लोग तो छापे, तो मैंने कुछ कहा थोड़ी था। अच्छा। और कहा भी उन्होंने नहीं था। हाँ। वो तो अपनी खबरें जिस तरह से भी खबर प्लांट होती है, हो गई वो। तो उस तरह का एक घटना था। तो अच्छा, इन सब के बीच में एक बड़ी घटना ये हुई थी, आदिवासी विकास परिषद, सर्वादिवासी, तो सर्वादिवासी जमात, इसमें से एक बड़ा घड़ा जो महेंद्र कर्मा, जो इसके दबदबे वाले, वो इनको मानने के लिए तैयार नहीं हुए। आदिवासी नहीं है ये कह दिया इस, चूंकि उनके पास आधार था, बड़ा आदिवासी संगठन, वो उसने कह दिया कि ये आदिवासी नहीं है। तो इन्होंने उसका विभाजन भी करा दिया। एक गुट दूसरा बना, श्यामलाल मरावी, मेरे ध्यान आ रहा है उनका नाम से। ये एक आदिवासी परिषद की बैठक भी हुई मेडिकल कॉलेज हॉल में। तो वहाँ कुछ जोगी समर्थकों ने कालिक फेंकी थी, और वो कालिक अमरजीत भगत पर लगी थी, फेंके थे। हालांकि वो कभी सामने नहीं आई, वो धोखे से लग गई, वो बीच बचाव में ही आया, इस तरह का था ये मामला हुआ। तो हम पहुंचे थे मरवाही, जहाँ से नंद कुमार साय को कैंडिडेट बनाया था बीजेपी ने। तो वो लड़े फिर जोगी जी के खिलाफ लड़े। हालांकि उनमें हार का उनको। लेकिन मुझको एक दूसरी चीज बतलाओ आप, जैसे डॉक्टर रमन सिंह को यहाँ अध्यक्ष बना के भेजा छत्तीसगढ़ में, तो वो बाकी छत्तीसगढ़ के बहुत सारे और जो नेता थे, बृजमोहन अग्रवाल सरीखे, उन लोगों के मुकाबले वो संगठन के मामले में ज़्यादा विनम्र थे। वो बिल्कुल, वो उतने संगठन के भीतर हमलावर नहीं थे। बिल्कुल। पार्टी के बाहर भी वो चुनावी मैदान में उतने हमलावर नहीं थे। तो उनकी सज्जनता के साथ संगठन चला कैसे? संगठन के साथ क्यों, बाकी नेता तेज तर्रार थे उस समय। बस्तर से बलीराम कश्यप थे, बस्तर संभालने वाले। एक एक क्षेत्र में एक एक छत्रप थे। सरगुजा जशपुर वाले में दिलीप सिंह जोदेव जैसा बड़ा काबिल आदमी था। ओबीसी बड़ा नेता रमेश बैस हुआ करते, रमेश बैस बड़े नेता थे। ताराचंद साहू तब तक दुर्ग संभालने वाले थे, वो बीजेपी में बने हुए थे। जो कुछ उनका हुआ बहुत बाद में हुआ। तो कुल मिला के भाजपा संगठन काफी मजबूत भी रहा। भाजपा के छत्तीसगढ़ के भीतर अलग अलग इलाकों के क्षेत्रीय नेता मजबूत थे। उनके साथ रमन सिंह का कोई टकराव भी नहीं था। उन लोगों ने पार्टी के फैसले को, रमन सिंह को अध्यक्ष बनाने के फैसले को ठीक से मान भी लिया। तो ये 24 विधायकों वाली पार्टी थी ये 2003 में जब चुनाव में गई। तो इसके 24 सिटिंग एमएलए इसके लिस्ट में सामने विचार के लिए थे। उनमें से जितने को टिकट मिली हो नहीं मिली हो अलग बात है। और जो आप बतला रहे हैं कि भाजपा छोड़कर जो 12 लोग गए थे, उसमें से 2 लोगों को छोड़कर 10 लोगों को कांग्रेस ने भी टिकट दे दी थी। और डॉक्टर सोहनलाल और ये सामरी के थे जो सरगुजा में है, और खल्लारी के जो महासमुंद पार्लियामेंट्री सीट के परेश बागबाहरा, इनको 2 को नहीं मिल पाई टिकट, बाकी हो गया था। विधान मिश्रा को टिकट नहीं मिली, आखिरी तक नहीं मिली। जोगी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना उनको थोड़ा सा भारी पड़ा। ऐसा ही हुआ। उनके खिलाफ उनकी जगह में छाया वर्मा को, जो अभी भी धरसीवां से जो अभी फिर वहां से लड़ रही है 20 साल बाद। बिल्कुल। आप देखिए जैसा रहता है ना, 20 साल बाद उसी नाम की फिल्म दोबारा बन रही है, ऐसा छाया वर्मा धरसीवां से 20 साल बाद एक बार फिर आपके सामने वही पुराने फेम वाली 2003 वाली। ऐसा 2003 में क्या हुआ था उनका, वो जीती थी हार गई थी वहां से देवजी पटेल। ऐसा इस बार हम हार जीत का हम कुछ नहीं कहते, वहाँ के वोटर ने तय कर लिया, ईवी मशीन में डाल दिया है। हमारा क्या कहना है उस बारे में, फैसला बता देगा कि अनुज शर्मा है ना वहाँ भाजपा के फिल्मी सितारे, सुपरहिट, छत्तीसगढ़ की
5 सिल्वर जुबली फिल्में जो हैं छत्तीसगढ़ी की, उसमें से 4 के हीरो अनुज शर्मा हैं। यानी धरसींवा का मुझको ये पता कि लगा कि अनुज शर्मा प्रचार के लिए निकलते थे, तो कई लोग ऐसा छू के देखते थे अनुज शर्मा को कि ये फिल्म स्टार को देखने मिल रहा है। ऐसा धरसींवा के लिए वहाँ वो अमिताभ बच्चन जैसे हो गए थे, ऐसा ही था। और छाया वर्मा के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पूरा समर्थन है। तो खैर अभी का बात नहीं कर रहे हम, 2003 वहाँ छाया वर्मा थी वहाँ पे। अच्छा, फिर क्या हुआ चुनाव में? और चुनाव में ये हुआ कि नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा चुनाव का माहौल याद करना चाहता हूँ। मैं रिपोर्टिंग नहीं करता था, मुझको ये बता रहा हूँ। कांग्रेस, भाजपा, एनसीपी, इनके बीच में टकराव कैसे हुआ ये कि पहले समझौते की बात आई, विद्याचरण जोगी जी एनसीपी और कांग्रेस में, भाजपा में, एनसीपी और भाजपा में। अच्छा, इस तरह की बातें पर्दे के पीछे चली। तो कुछ सीटें 10-12 सीटें देना चाहते थे, एग्जैक्ट 90 में से शायद 25 सीट देना चाह रहे थे बीजेपी वाले 25 पे तैयार थे। हाँ। तो उस समय विद्याचरण जी को ऐसा लगता था, या उनके आसपास कुछ करीबी लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं 50-50 में बात होगी, ऐसा कह 45 सीट चाहिए, सरकार हमारी बनने जा रही है, क्योंकि जो बात होगी आधे पे होगी। जो भी सबसे ज्यादा मुखर रहते थे विद्याचरण जी, तो उनकी थोड़ा सा वजन भी था, बड़े नेता थे। तो खैर तैयार नहीं हुए। और इसी बीच में राष्ट्रीय संगठन मंत्री, महामंत्री जो सौम्या जोशी, वो फिर पूरे एक तरह से कैंप यही करने लग गए। ऐसा संगठन को वो मंजूर नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो अलग अलग चुनाव लड़े फिर ये। तो अंतिम चुनाव का बीच में हालत ये हो गई कि तकरीबन सभी केंद्रीय मंत्री यहाँ आने लगे, अटल बिहारी सरकार के। हाँ। और खूब माहौल भाजपा के पक्ष में चुनाव के आते आते तक काफ़ी माहौल बना। इधर एनसीपी में वो ताकत नहीं देखी, क्योंकि लोग किसे वोट दें, जोगी विरोधी वोट कुछ हद तक भाजपा की तरफ शिफ्ट होने लग गया था। वो अंत तक चुनाव प्रचार सिर्फ विद्याचरण जी और अरविंद नेताम, इन्हीं के बूते ही चला। फिर भी हेलीकॉप्टर वगैरह चलते रहते थे, और सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे इन्होंने। और प्रत्याशी भी इस तरह मिल गया कि जो कांग्रेस या भाजपा के छोड़ के आए हुए बड़े लोग थे, जैसा अभी अमित जोगी को मिले हुए हैं 2023 के चुनाव में, उस तरह मिल गया। यहाँ चुनाव लड़े, तो इसमें चुनाव बड़ा नज़दीकी मुकाबला हुआ। और फिर इसमें से एनसीपी के अधिकतर जगह कैंडिडेट खड़े हो गए, तकरीबन सभी जगह, ऐसा सभी जगह उतारे थे। तो 27 में से 16 मंत्री हार गए इस चुनाव में। योगी गवर्नमेंट के 27 में से 16 मंत्री हार गए। बिल्कुल। तो इसमें, और ये जो भाजपा से जो आए थे थोक में, हाँ, एमएलए, हाँ, इनमें से 12 में से 10 को टिकट मिली थी। हाँ, उसमें से 2 ही जीत पाए, डॉक्टर सक्राजीत नायक और हरिदास भारद्वाज। अच्छा जी। बाकी 8 जो हैं हार गए जी, और 2 को टिकट नहीं मिली। तो यानी कुल मिला के उस 12 में से 2 जो हैं विधानसभा पहुंच पाए जी। बाकी उनको पिछली विधानसभा इस विधानसभा के बीच जो कुछ मिला होगा वो लोग जाने, अपने पास कोई हिसाब तो है नहीं। उसमें से एक के बारे में, एक तो बहुत ज़्यादा नुकसान में रहे। हाँ। नुकसान में ये रहे कि ऐसा चर्चा है कि उनको कुछ शुरुआत में कुछ दिया गया था, किसी तरह का कुछ टोकन। हाँ। इसके अलावा एक स्कॉर्पियो वगैरह, स्कॉर्पियो या बोलेरो गाड़ी थी, वो नहीं आई थी, नया मॉडल का दे दिए गए। हाँ। बाद में ये पता चला कि वो उनका पूरा किस्त भी नहीं पटा था, तो अच्छा, उनको बाकी किस्त उन्हें खुद पटाना पड़ा अपने जेब से। ऐसा ये हुआ, यानी फाइनेंस करा के और उनको दे दिए थे। ये अच्छा तरीका रहता है। मैं बतलाता हूँ आपको, किसी को ये कहना है कि हम तुमको गाड़ी दे रहे हैं तो उसके नाम पे फाइनेंस करा दो, तो अगले 36 महीने 60 महीने के लिए वो बंध जाते हैं कि आपके साथ रहना है। बिल्कुल। तो ये ठीक रहता है जी। अभी आपको एक नया मैंने बताया क्या, कल परसों नहीं बताया? नहीं जी। एक चुनाव हुआ, अभी जो चुनाव हुआ है 17 तारीख को वोट डले हैं जी। उसमें दुर्ग जिले के कैंडिडेट ने बड़ा अनोखा काम किया। बताया क्या आपको? नहीं बताया मैंने, नहीं, चर्चा में नहीं आई है। दुर्ग जिले के कैंडिडेट ने अनोखा काम किया। उन्होंने 20 रुपए के नोटों की फ्रेश, जो बैंक से आती है ना गड्डी, ऐसी बहुत सारी गड्डी बुला ली 20 रुपए वाली। बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है,
2000 रुपए की एक गड्डी होती है, जी। 100 नोट रहते हैं उसमें, सीरीज में रहते हैं 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक। उसके नंबर को नोट कर लिया गया। जी। उसके बाद जिन वोटरों के बीच पैसा बांटना था जी। उनको नोट दे दिया गया, जी। तुम्हारे घर में 3 वोट है, ये 3 नोट रखो 20 रुपया का, इसको संभाल के रखना, 3 तारीख को भैया जीत जाएंगे, तुम लेके आ जाना, 2-2 हजार रुपया ले जाना है नोट दे के, नोट ला संभाल के रख बे, ये 2000 के दिखे 20 के दिखते हैं 2000 के, 3 तारीख के शाम को आना, भैया जीत जाएंगे तो इसको दे के 2000 रुपया ले जाना। नतीजा ये हुआ, मुझको पता लगा है कि वहाँ के लोग जो हैं वो रात में सो के नींद टूटती है ना बीच में, तो वो देखते हैं वो नोट इधर उधर तो नहीं हो गया है, बचा हुआ तो है। मुझको लगता है कि इन लोगों ने उस कैंडिडेट को वोट जरूर दिया होगा। ये बाकी तरकीबों के मुकाबले ये थोड़ा नए वाली है। और 3 तारीख के शाम को रात को ये आचार संहिता खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद मैं आपको पैसा दूं, आप मेरे को पैसा दो, उसका चुनाव आयोग से क्या लेना देना। ये है। अगर और अब जिताना मजबूरी हो गई है, अगर उस नोट को, पीले नोट को 2000 में बदलना है, बंद हो गया है, 500 के 5 नोट में बदलना है तो भैया को जिताओ। ये बड़ा अच्छा, बड़ा मौलिक तरीका है। आप अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के चुनाव जो हैं, इसमें कई किस्म के मौलिक तरीके आपको देखने मिलते हैं। ये उसमें से एक है। ये नहीं, बिल्कुल। तो अपन उसमें थे 2003 के चुनाव में, मैं तो बार बार पटरी से उतर जाता हूं मैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात, टीएस सिंहदेव के भी कांग्रेस छोड़ने की चर्चा थी उस समय 2003 में। उनके खिलाफ अभी 23 के चुनाव के पहले फिर हो रही थी। हाँ। इनका क्या 20-20 साल में ऐसी चर्चा होती है क्या इनकी? बिल्कुल। उस समय ये थे कि उनके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज कर दिया था। हाँ। जोगी जी ने बहुत सारे विरोधियों के, जैसे राजेश तिवारी के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज हुआ था। हाँ। इनके खिलाफ भी एक प्रकरण दर्ज हो गया था। हाँ। धान खरीदी वगैरह को कुछ इस तरह का लेके, तो काफ़ी नाराज थे, तो पार्टी छोड़ने के मूड बना लिए थे। और ऐसी चर्चा थी कि वो एनसीपी में जा सकते थे। हाँ। क्योंकि विद्याचरण जी और इनके पिताजी एमएस सिंहदेव, दोनों में अच्छी दोस्ती थी। हाँ। और खुद विद्याचरण जी शिकार वगैरह खेलने के लिए सरगुजा जाते थे। विद्याचरण जी की शिकार कंपनी थी। मैंने उनके विद्याचरण जी के बंगले पे बंदूकों की कतार देखी हुई है। मेरा ख्याल है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, अल्विन कूपर नाम की उनकी शिकार कंपनी थी। उसके टेंट रहते थे, इनके पेशेवर शिकारी इनके कर्मचारी रहते थे, विदेशों से सैलानी आते थे, इनको जंगल में ले जाके वो टेंट में ठहराया जाता था, और जो बंदूकें शिकार के लिए रहती थी वो अल्विन कूपर कंपनी के नाम से विद्याचरण जी के यहाँ ऐसी पूरी बंदूकों की कतार थी। तो वो काम करते थे, ये उनके परिवार को, उनका खुद का ये व्यवसाय था विद्याचरण जी का। और इनके यहाँ भी शिकार, और ये वो उस वक्त कानूनी था पूरा, गैर कानूनी नहीं था। ऐसा नहीं कि गैर कानूनी काम करना बोल रहा हूँ मैं। हाँ। तो वो फिर मुझे लगता है कि दिल्ली में हाईकमान ने या कोई बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप कर उन्हें रुकवाया। अच्छा। टीएस सिंहदेव को। टीएस सिंहदेव को तुरंत पद, चुनाव के करीब 3-4 में, जैसे 3 महीने डिप्टी सीएम बने ना, 3 महीने, वैसे उस समय वित्त आयोग के सदस्य बने थे। वित्त आयोग के सदस्य या अध्यक्ष बने थे? सदस्य बने थे। बाद में अध्यक्ष भी बने थे क्या? नहीं। अच्छा, सदस्य बने थे। अच्छा। तो शायद अध्यक्ष तो शायद मुख्यमंत्री थे, इस तरह के सदस्य ही थे। वीरेंद्र पांडे एक समय अध्यक्ष थे वित्त आयोग के, तब चेंज हो गया था। तो कुल मिला के ये है कि टीएस सिंहदेव जो है, उनका 20-20 साल में इस तरह की उनकी चर्चा उठती है। 20-20 साल में उनको ऐसा कुछ दिया जाता है, आखिरी के 2-3-4 महीने में बड़ा इतिहास अपने को दोहराता है। और कहीं दोहराता हो कि ना दोहराता हो, कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ में दोहराता है ये। अभी हम पहुंच रहे हैं शशांक यहाँ पर कि चुनाव में किस किस तरीके से कौन जीते हारे, लेकिन मुझको लगता है आज अगर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा ये। तो ये मंत्रियों के हारने वाले जीतने वाले नाम, कौन जीते थे, कौन हारे थे, क्यों जीते थे, और कई चीज़ें हैं, और नतीजा क्या हुआ था चुनाव का, उससे जुड़ी हुई कई और घटनाएं हैं। मुझको लगता है हमको थोड़ा सा अखबार का काम भी देख लेना चाहिए। यूट्यूब से रोजी रोटी तो चल नहीं रही है, रोजी रोटी तो अखबार से ही चल रही है। मैं और आप दोनों यहाँ बैठे हैं, वहाँ कोई है नहीं काम करने को। ठीक है, चेहरा दिखाना अच्छा लगता है, हम लोग बैठते हैं
बड़ा मज़ा आता है। लोग देखते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज लिखते हैं, हम दोनों की तारीफ़ करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन उससे अखबार की रोजी रोटी नहीं चलती। आज इजाज़त दीजिए हमको। हमारे कैमरा पर्सन जो हैं वो वहाँ से उंगली दिखा रहे हैं कि इतना 40 मिनट कितना हो गया है। हम कल इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं चाहता कि ये जोगी राज जो है इसी में पूरा का पूरा हो जाए। ये अंताक्षरी जो है ये जैसे आगे ही नहीं बढ़ रही है शशांक जी है। उस समय इतनी घटनाक्रम इतना तेजी से बढ़ा था। हाँ। हाई प्रोफाइल ड्रामा, हर रोज कुछ ना कुछ होना है। और मुझको ऐसा लगता है कि मीडिया के लिए वो घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण था जी कि छत्तीसगढ़ के मीडिया ने पहली बार राजधानी देखी थी। जी बिल्कुल। हम पहले संभागीय मुख्यालय थे रायपुर में, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं था, एक कमिश्नरी थी बिल्कुल। और कुछ भी नहीं था। राजधानी आ गई तो लोगों को समझ नहीं आया कि राजधानी क्या होती है, मंत्री क्या होता है। पहले हम देखते थे कि मुख्यमंत्री आते थे जी तो सर्किट हाउस में जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, इन लोगों की बड़ी घटना होती थी। जी फिर तो मुख्यमंत्री यहाँ जोगी जी बने तो वो छत्तीसगढ़ी में जला बोलते कि वो तो किंदरत रही से दिन भर ओकर मोटर कैट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काफिला जो है कारों का, ओकर काफिला दिन भर ये डहार से वो डोहार आवत जावत रही से रायपुर में। तो वो पूरा का पूरा दौर जो है छत्तीसगढ़ के मीडिया के लिए भी बड़ा उत्सुकता था। दूसरा, जोगी जी की मेहरबानी से अच्छी और बुरी सभी तरह की घटनाएं इतना थोक में हुई कि वो किस्सा कहानी जल्दी ख़त्म हो नहीं रहा है। बिल्कुल। कभी एक अपराध कथा की तरह, कभी एक सनसनीखेज कहानी की तरह कुछ न कुछ याद आते चल रहा है, कुछ न कुछ निकल रहा है। नहीं, बिल्कुल। तो हम कल आपके सामने फिर आएंगे। कल कोशिश करेंगे कि ये जोगी नामा जो है ये कल हम इसको पूरा कर लें। पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे। आपको अगर ये बातचीत हमारी अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी लिंक भेजिए, हो सकता है उनको भी इसमें से कुछ बातें ना पता हो। और अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखिएगा कि आपको इसमें कोई बात अटपटी लगी हो, गलत लगी हो, तथ्य हमारे से कुछ गलत निकला हो तो ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आप सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू का शौक़ रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। कैंसर इनको नहीं छोड़ता है। कैंसर जो है ठीक उसी, आपको याद है एक नेशनल चैनल था दिल्ली में जो बतलाता था कि 2000 के नोट में ऐसा चिप लगा हुआ है और उसको सैटेलाइट देख लेता है ऊपर से। याद है ना आपको, एक वीडियो आया था, एक महिला थी ऐसा बतलाती थी 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, धरती के 20 फीट नीचे रहेगा तो भी उपग्रह उसको देख लेगा। ऐसा नोटबंदी के बाद का याद है वीडियो ऐसा है जी। कुछ इसी तरह की बात जो है यमराज को ऊपर से तंबाकू को दिख जाता है, उसको ऊपर से देख लेता है। हमारे एक कैमरामैन सुन रहे हो तो थोड़ा ध्यान से सुन लें इस बात को। यमराज को ऊपर से दिख जाता है सैटेलाइट जैसा कि किसके मुंह में तम्बाकू है, किसके जेब में सिगरेट है, छाती में धुआं है, दिख जाता है। आप मेहरबानी करके इसको छोड़ दीजिए। फिर मिलते हैं।